आपका स्वागत है वापस क्लास में। क्या पढ़ रहे थे? आज अपन पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। आदर्श का मतलब क्या होता है ये बताओ? आइडियल। क्या होता है? आदर्श का मतलब क्या होता है? आइडियल। आइडियल तो आइडियल तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं। आदर्श का मतलब पूछ रहा हूं। मैंने कहा बेटा एलिफेंट का मतलब क्या होता है, तो तुम बोलने लगे शिवांशी पागल हो गया, ऐसे नहीं बोलते, बेवकूफों। आइडियल का सॉरी एलिफेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, एलिफेंट का हिंदी अर्थ होता है शिवांशी का हाथी। ठीक है, अच्छा अब बताओ, चलो दिमाग लगाओ। आइडियल का आदर्श का मतलब क्या होगा? हाँ, जो सब चीज की पालना करे उसको क्या बोले? आदर्श। या जो अपने नियम है उन नियमों की पालना करे। जैसे मैं बोलूं कोई आदर्श स्कूल है, स्कूल का नाम आदर्श नहीं, जिसको ऐसे आदर्श टैग लग जाए उसका मतलब क्या है कि वो रेगुलर चलती है, रेगुलर सारी स्कूलें चलती है, अच्छी शिक्षा होती है, खिलाते हैं वहां पर, खिलाते नहीं, खिलाते खेलने वाला, गेमिंग वाला, ठीक है, खिलाते हैं जहां पर मर पड़ोगे वहां पर खिलाते हैं। सरकारी स्कूल में आटे तो खिलाते हैं, पोशार के अंदर चलता है ना। शिवांशी का सर, शिवांशी के सर फुल चावल अपना वाकई चालता, पर प्रणव रेंची में पढ़ती ना 8वीं तक तो है ना। प्रणव रेंची में थोड़ी देव चावल ओम जी का लिया था, तो ओम जी सर का लिया थी टिप्पण। चलो तो क्या हो गया? जो अपने जो नियम या बाउंड्रीज है उसकी पालना करे उसको क्या बोले? आदर्श। ठीक है, पर ऐसी कोई चीज होती नहीं है, कभी नहीं होती कि जो सारे नियमों की पालना करे। पर एक अपन कल्पना करते हैं कि अगर नियमों की पालना करे उसको क्या बोलेंगे? आदर्श। अच्छा, जस्ट पुराना अभी क्या कौन सा नियम पड़ गया है जो इंपॉर्टेंट था? राउल्ट का नियम। किसका नियम? राहुल नहीं बेटा, राउल्ट का नियम। किसका नियम? तो आदर्श किसको बोलोगे? राहुल के नियम की। राउल्ट का नियम याद है? किसको याद है? मोल अंश समानुपाती किसके? वाष्प दाब के। वाष्प दाब के समानुपाती कौन होगा? मोल अंश। याद है सबको? अब इधर देख लो, सब कॉपी के अंदर कोई नहीं देखेगा। राउल्ट ने बोला कि मेरे हिसाब से मैं जानता हूं, राउल्ट ने बोला मैंने नहीं, उसने कहा कि P1 समानुपाती किसके होगा? X1 के। और इसी से अपन ने सोल्व करके निकाला था कि P1 बराबर P नॉट 1 X1। ऐसा एक दूसरा फॉर्मूला निकाला था, P2 बराबर P नॉट 2 X2। राउल्ट ने बोला कि अगर ऐसा कोई है जो मेरे इन नियमों की पालना करता हो उसको मैं क्या बोलूंगा? आदर्श विलयन। याद हो गया? बस ओथरो उन्हीं टेंशन ले रहे आदर्श विलयन। और 3-4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला अंतर कौन कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करो। पहला अंतर आदर्श और अनादर्श में, बेटा सबके हाथ खड़े होने चाहिए, अभी तो बताया। डर क्यों रहे हो? नए बच्चों इस बताए, बता। हाँ तू इस बता। ब्लैक ब्लैक हाँ, डरा मत। कौन सा नियम? अभी नियम कौन सा बताया मैंने? राउल्ट। उसकी पालना करेगा जो आदर्श, नहीं करेगा वो अनादर्श। बस। तो जो राउल्ट के नियमों की पालना करता है उसे क्या बोलते हैं? आदर्श। नहीं करता उसको। राउल्ट का नियम क्या था सर? राउल्ट का नियम था कि P1 बराबर P नॉट 1 X1 और P2 बराबर क्या होता है सर? P नॉट 2 X2। उसको क्या बोलेंगे? आदर्श। राउल्ट ने सर ऐसे कौन से पाप पुण्य किए जो सिर्फ इसके नाम पे है? नहीं बेटा, इसके अलावा भी 3 चीजें 4 चीजें और होती हैं, उनकी अगर पालना करेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आदर्श। जैसे कि बताऊं, एक डिब्बा था, उस डिब्बे में डिब्बे में केक, अयान की सहेली लाखों में एक। इस डिब्बे के अंदर ए है, ठीक है, और दूसरे डिब्बे के अंदर क्या है? बी। दोनों को मिलाने के बाद एक विलियन बन गया। उस विलियन के अंदर क्या है सर? ए और बी दोनों है। समझ में आया? अच्छा, एक ऐसे एक ही कण है या एक है सर बहुत सारे कण होंगे? इन बहुत सारे कणों में आपको याद हो पिछली साल का कि हाइड्रोजन बंध नाम का कोई बंध होता है। कैसा होता है? वापस बता देता हूं। अगर हाइड्रोजन, जैसे मैं H2O का उदाहरण देता हूं, पानी का सूत्र क्या होता है? HO और H, यानी H2O। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? माइनस। क्यों होता है सर? इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है सर? ज्यादा। और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ऑक्सीजन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस। अब पानी के अंदर पानी का एक कण तो होगा नहीं,
बहुत सारे कण होते हैं। तो दूसरा कण अगर मैं लिखना चाहूं पानी का कण, तो ये ऐसा हो सकता है कि OH और H, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा बेटा प्लस। समझ में आया? क्या पानी के एक कण का दूसरे कण के साथ कोई संबंध होता है कि आकर्षण होता है? होता है सर। हमने खेल रखा है कि हमारे कहीं पानी डूब जाता है तो उसकी ऐसे लाइन को ऐसे खींचते हैं ना, तो वो साथ साथ जाता है, यानी एक पानी के बंद के अंदर दूसरा जुड़ा होता है। अच्छा, वो किस बंद से जुड़ा होता है? तो ऐसे समझना, ये है अपना भाई साहब जेठालाल, ठीक है, और ये इसकी वाइफ दया, और अपना अय्यर और अपना बबीता जी। तो दया अपना जेठालाल जी को रियल संबंध तो कौन के साथ में? जेठालाल को जेठालाल के ला रहे, नवीन को संबंध कौन के ला रहे? नवीन के ला रहे। नवीन अतरो भी खुद मुंह प्यार मत कर, मन ध्यान है तो सेल्फ लवर है, स्टेटस डालो खुद से प्यार जताऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, शीला की जवानी। चलो, तो इसके ऊपर क्या है माइनस और इसके ऊपर प्लस। तो ये तो अपने जेठालाल जी, ये अपने दया बहन, ये बबीता जी और ये अय्यर भाई, ठीक है। तो जेठालाल के लुगाई तो कौन है? दया। ये बंद तो है इनका मजबूत, पर जेठालाल का हल्का फुल्का इनके साथ चक्कर चल रहा है, एक तरफा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हल्का सा ऐसे जेठालाल की तरफ से। तो ये जो कच्चा, अच्छा कच्चा रिश्ता कौन सा है? दया वाला कच्चा रिश्ता है या बबीता जी वाला? बबीता जी वाला कभी भी टूट सकता है, पर दया वाला तो भाई जन्मों जन्मों का रिश्ता है। यानी ये बंद तो होता है बेटा मजबूत, और ये बंद क्या होता है? कमजोर। और जो कमजोर बंद होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंद। क्या बोलते हैं बेटा? और जहां पर हाइड्रोजन बंद ना दिखे तुम समझ जाना वहां पे वांडरवाल बल होगा। कौन सा बल होगा? वांडरवाल। या एक बल और होता है दिद्रू बल, या होता है लंदन बल। तो ये सारे कमजोर कमजोर बंद है, समझ में आया? स्ट्रॉन्ग बल बंद कौन सा है? ये। अब ये, अच्छा ये भी आमने सामने जुड़े होते हैं, पर ऐसा हमें समझना है कि अय्यर भाई का दया बहन का भी कुछ चल रहा है, पर ये भी आमने सामने क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। कौन सा बंद है? तो प्लस और माइनस के बीच में जो कच्चा बंद होता है उसको क्या बोलते हैं? या तो वांडरवाल बंद या हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बंद, और हाइड्रोजन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? मेरा समझाने का रीजन बस इतना सा है कि दो कणों के बीच में कोई ना कोई बंद होता है। समझ में आया? तो यहां पर कहां, यहां ए और ए के बीच में तो बंद है ही, इनके बीच में भी क्या होगा? कोई ना कोई बंद होगा। बंद का मतलब क्या है? यहां पर ऊर्जा होगी। क्या होगी बेटा? ऊर्जा। या ये समझ लो यहां पर बल है, और यहां पर भी बी और बी के बीच में क्या होगा? बल। तो अगर ए और ए के बीच में जितना बल है और बी के बीच में जितना बल है, उतना का उतना अगर ए बी के बीच में बल मिल जाए अपने को, तो वो विलियन कौन सा होगा? आदर्श। कौन सा बल होगा? आदर्श। और नहीं होगा तो? समझ में आया? 2 पॉइंट हो गए। राउल्ट के नियम की पालना करें और बलों का मान क्या हो? बराबर, तो क्या होगा? आदर्श। और राउल्ट नियम की पालना ना करे और बलों का मान बराबर ना हो तो क्या होगा? अनादर्श। दोनों पॉइंट सबको समझ में आ गए? पक्का? थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है, अगर इस चीज के अंदर ए का आयतन है V, मान लो 1, और दूसरे वाले का आयतन है V2, और दोनों को मिलाने के बाद में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? V1 प्लस V2। इसका मान डेल्टा V के बराबर आ जाए। यानी कैसे? कि इसका जितना आयतन था उतना का उतना आयतन इसका, और इन दोनों को जोड़ने की वजह से जो आयतन आए उनका मान इन दोनों के योगफल के बराबर आ जाए। यानी इसका अंतर जो है डेल्टा V है, वो डेल्टा V अंतर क्या आ जाए? 0। 0 का मतलब सर इधर मान लो 10 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? 10। तो अंतर कितना है? 10 - 10। समझ में आया? तो डेल्टा V का मान कितना होना चाहिए? डेल्टा V का मतलब, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, V का मतलब आयतन, तो आयतन में परिवर्तन कितना होना चाहिए? तो उसको क्या बोलोगे? आदर्श विलयन। क्या बोलोगे? सीधा एक लाइन याद रखनी है, आयतन में परिवर्तन अगर 0 है तो क्या होगा? राउल्ट के नियम की पालना कर रहा है तो? बलों का मान बराबर नहीं है तो आदर्श, अनादर्श। गीत गा रहे हो, बैठो बैठो, होश में रहो, होश में। अरे सिर्फ बेटा आदर्श, तो क्या होगा? अनादर्श। समझ में आया? यहां तक रेडी चल रहा है? चलो सर आयतन का मान तो हमेशा ही बराबर होगा ना। एक मग्गा लिया पानी का, दूसरा मग्गा लिया, बाल्टी के अंदर नाक दिया, तो क्या आयतन का मान चेंज हुआ? होगा, हमेशा होगा। आयतन का मतलब मात्रा नहीं होता, आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना। क्या होता है? स्थान घेरना मतलब अभी तुम साफ सुथरे एकदम ढंग से बैठे हो तो स्थान कम घेर रहे हो। अब एक अड्डे बैठा, एक मार छाती बाहर बैठा, एक अड्डी में बैठा, ईशान 4 पार्ट फल जाओ, तो आयतन का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो आयतन का मतलब क्या होता है? यहाँ
मुस्कान गिरना, बेटा कल इसके लिए कुछ लेके आना, या तो लॉलीपॉप वगैरह कुछ ना कुछ इसको मुंह में चाहिए, या तो पेन खाता है या नाखून खाता है। नाखून लड़के तो खाया ही मत करो, राज की बात बता रहा हूं, किसी को बताना मत। और है क्यों मन ध्यान करो, वर्षण का कैंसर, बाकी इंक्वायरी रवि सर ले लीजिए, ठीक है। हाँ नाखून मत खाबो करो, अरे खा ली दो चलो ठीक है, माने महीने में जावा दी, और महीने भी जावा देने को ना, आप महीने जावा दो रात ठीक है, बच्चे देने के नहीं कर सको, तो नाखून खा के थूक दिया, लड़कियों के लिए सेफ है पर तुम भी मत खाया करो फिर भी, ये लड़कों को तो खाना है ही नहीं, आदत मेरी बहुत गंदी आदत थी, मैंने छोड़ दी और मरबू गुन्ने डरने लगे। चलो ये समझ में आ गया, 3 ही पॉइंट समझ में आ गए पक्का। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। इसकी जितनी ऊर्जा थी, इसकी जितनी ऊर्जा थी, दोनों को जोड़ने के बाद उतनी की उतनी ऊर्जा किसकी होनी चाहिए, विलियन की। समझ में आ गया, तो उसको क्या बोलोगे, आदर्श। यानी एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच। डेल्टा एच में परिवर्तन कितना होना चाहिए, 0, और अगर परिवर्तन 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनादर्श। पक्का, हेडिंग डालो आदर्श विलियन। अब यार मैं वेट हूं 2 क्लास के बाद, अब सिर्फ मैं लिखा और थाने लिखना, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया तो बाद में समझाऊंगा। हेडिंग डालो आदर्श एवं अनादर्श विलियन, और उसके अंदर वापस डाल लेना आदर्श विलियन। राहुल डाल दे बेटा, राहुल्ट का नियम। कौन विलगित निकाय कहाँ है, ये कहाँ है, विलगित निकाय खुद एक आदर्श का उदाहरण है। वो आदर्श, इसका मतलब तो तू कृष्णिका विकिरण को जोड़ देगा, कृष्णिका विकिरण भी क्या है, एक आदर्श है, आदर्श कृष्णिका विकिरण, तो सारे आदर्श का मतलब यही तोड़ना होता है। ये आदर्श विलयन अलग है, विलगित निकाय अलग है। विलगित निकाय किसे बोलते हैं, जिसके अंदर आयतन और उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, वो खुद एक अगर कंडीशन हुई ऐसी तो वो आदर्श का वो एग्जाम्पल है। ये आदर्श विलयन है। समझ में आया सबको, तो लिखो आदर्श विलयन के अंदर। प्रश्न कहां से लाता है, एक बार तेरी वो डायरी देना प्रश्नों वाले, मैं एक बार उसको जलाना चाहता हूं। एक अयान से पूछ लिया, अगर इसको भी आती है केमिस्ट्री, अयान बता देना रे, इसको बता देगा नाखून खाते खाते यार। चलो लिखो, पहला पॉइंट डालो, ऐसे विलियन जो ऐसे विलियन जो ऐसे विलियन जो उसके नियम की पालना करते हैं, किसके, तो लिखो ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, करते हैं, क्या कहते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं। यह तो हो गई इसकी परिभाषा। अब और सेकंड पॉइंट डाल के लिखो, अच्छा एक चीज को सुनो, कोष्टक और डालना, अभी कोष्टक और डालो, राउल्ट का नियम लिखाना, इसके अंदर कोष्टक डालो और लिखो सभी तापमान एवं सांद्रता पर, सभी तापमान एवं सांद्रता पर, यानी सभी तापमान और सांद्रता पर किसके नियम की पालना करनी चाहिए, राउल्ट के नियम की। ठीक है, सेकंड पॉइंट डालने से पहले एक काम करो, ये लिख दो इधर वाला, P1 बराबर ये लिख दो, P1 बराबर P01 इंटू X1, और वापस लिख देना P2 बराबर P02 X2, और P कुल बराबर कितना होता है, P
कुल बराबर कितना होगा P1 प्लस P2। P1 का मान लिख रहा हूं कितना होता है P01 X1 और P2 का मान कितना है P02 X2। ये भी लिख देना। मैंने तो धीरे से नींद के ख्वाब से। अच्छा, अपने को पता कैसे चलेगा कि ये सर मान बरोबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो ये P1 और P0 ये इनको किसमें मापते हैं? तो वाष्प दाब। और वाष्प को हमेशा मापा जाता है बेटा मैनोमीटर के अंदर। किसके अंदर? दाब मापने का यंत्र है, याद करो मरकरी वाला 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। 11th क्लास के अंदर ऐसी एक यंत्र बनाया था, आपको याद हो तो। ऐसी एक नली निकली थी और इसके अंदर मरकरी भर रखी थी, फिर ज्यादा दाब लगेगा तो ये ऊपर चढ़ जाता था। याद आया? कौन सा मीटर है? मैनोमीटर। तो लिखो, नोट डाल के लिखो। लिखो जहां P1 एवं P2, जहां P1 कोमा P2 एवं P कुल एवं P कुल को मैनोमीटर और मैनोमीटर के कोष्टक में लिख दो दाब मापने का यंत्र। दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर की सहायता से मापा गया हो एवं प्रायोगिक प्रायोगिक यानी प्रयोग द्वारा प्रायोगिक मान सत्य रूप से इन्हें सिद्ध करते हो। लिख दिया। जहां P1 व P2 सॉरी सेकंड पॉइंट डालो। एक पॉइंट हो गया आदर्श वाला, सेकंड पॉइंट डालो। जब घटकों को मिलाते हैं तो जब घटकों नहीं बेटा, घटकों घटक यानी क्या होता है बेटा? राहुल की तरफ क्या देख रहे हो? घटक यानी क्या होता है राहुल? हाँ, आपने कैटेगरी का आदमी लिखो। क्या लिख रहे थे? जब घटकों को मिलाते हैं तो अंतःक्रिया बल का मान अच्छा, फिजिक्स पढ़ रहे होते तो मान की जगह क्या लिखते हैं? परिमाण। लिखो, क्या लिखोगे? मान समान होना चाहिए। अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखो। अब क्या है? आयतन में परिवर्तन कितना होना चाहिए? 0। तो लिखो घटकों के मध्य आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। घटकों के मध्य आयतन में परिवर्तन 0 होना चाहिए, यानी डेल्टा V बराबर, तो लिख लो डेल्टा V बराबर 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अब क्या बचा? एंथैल्पी। तो लिखो चौथा पॉइंट, विलय प्लस विलायक को मिलाने पर बनने वाली विलयन की एंथैल्पी
किसके बराबर होनी चाहिए? टोटल के बराबर, यानी लिखो एंथैल्पी घटकों के एंथैल्पी के योग के बराबर होनी चाहिए। घटकों के एंथैल्पी के योग के घटकों के एंथैल्पी के योग के बराबर होनी चाहिए। होनी चाहिए। लिख दिस, वेरी गुड। डालो सुंदर सा नोट, और तुम्हारे सामने जैसा भी कोई सुंदर चीज दिखती हो उसके जैसा डालना। अरे मेरी तरफ मत देखो। लिखो नोट के अंदर, विलय व विलायक को मिलाने पर, अरे रुको सॉरी, नोट डाल लो, नोट गलत लिखा। लिखो आदर्श, नोट के अंदर लिखो आदर्श होने के लिए विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की सांद्रता, संरचना एक समान होनी चाहिए। इसके जो एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल याद रख लेना, मैं 2-4 एग्जाम्पल लिखाऊंगा। संरचना सेम होनी चाहिए। ये क्या है बेटा? अरे नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। कहाँ है बेंजीन? मर्रिया गाडा। अब क्या है? अभी भी नहीं है बेंजीन। अब क्या है? बेंजीन। ठीक है, इधर देख लो सब। मैं समझाऊं जिस टाइम कॉपी में मत लिखा करो प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं। ये क्या है? टॉलुइन। क्या है? क्या दोनों की संरचना समान है? हाँ सर, लगभग सेम ही तो है। एक CH3 तो बढ़ गया। समझ में आया? इन दोनों के मिश्रण से जो विलयन बनेगा वो क्या होगा? आदर्श विलयन। क्या होगा बेटा? तो आदर्श विलयन कब बन सकता है? जब दिखने में क्या हो? समान, मात्रा क्या हो? बराबर। अलग नहीं, सेम अलग। समझ में आया? चलो यार, मात्रा रुको, द्रव्यता। एक काम करो, वो जो वर्ड लिखा था ना तुमने, क्या लिखा था? सांद्रता की जगह ध्रुवता करो। ध्रुवता का मतलब समान समान को बोलता कोई, ध्रुवण वाला। एक ध्रुवीय है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? ध्रुवीय। ठीक है, सॉरी, लिख दिया। इसका एक एग्जांपल, अच्छा तुम्हें ये एक एग्जांपल ही याद रखना है। ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? आदर्श। तुम्हें अगर पूछे आदर्श विलयन का एग्जांपल लिखा तो ये छाप के आ जाना। ये क्या है? बेंजीन। लिख देता हूं नाम बेटा, ये तो है बेंजीन, और ये क्या है? टॉलुइन। अब दूसरा एग्जांपल और लिख रहा हूं, जैसे NC6H14, ये क्या है? अनहेक्सेन। अनहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं बेटा? 6। तो 6 कार्बन, और एन का सूत्र क्या होता है? डबल करके 2 जोड़ दो, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14। तो ये क्या हो जाएगा? अनहेक्सेन। और दूसरा होना चाहिए C7H, मान लो 14 और 2 14 और 2 कितना हो? 16। ये क्या हो जाएगा? अनहेप्टेन। क्या होता है ये? ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ाऊंगा, अभी बस एग्जांपल लिख लो। जिसको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती वो भी टेंशन मत लेना, अभी जितना लिखा रहा हूं उतना लिख लो बस। ये दोनों एग्जांपल लिख लेना, और लिखाऊंगा एग्जांपल। लिख दिया? सुंदर बच्चों। ओ सुंदर। शिवांशी कह रही नहीं सर। बेटा सुंदर क्यों मैं? शिवांशी सुना कोने, एक तो पूरा तू। लिख दिया?
अरे यार भाई आज ही लिख लो यार। लिख दिया। अब हाँ बढ़ जाओ। एवं आगे लिखो एवं। हाँ मारा आगे लीगी। हाँ एक आगे एवं फ्लोरोबेंजीन कोमा क्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। फ्लोरो और क्लोरोबेंजीन। एक तरफ तो फ्लोरो और एक तरफ क्लोरो। क्या होता है इधर देख लो। फ्लोरो के अंदर तो बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लग जाता है, क्लोरो के ऊपर क्लोरीन लग जाता है। अब इधर देखना, देखोगे नहीं मानोगे। चलो एक एग्जांपल और है यार, वो भी लिख लो। एक एग्जांपल और लिख लो। लिखो एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड। एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड। चलो एक ग्राफ समझना। आज तक आपने ग्राफ ऐसे एक हिस्से का देख रखा होगा, दो हिस्सों का साथ साथ बता रहा हूं, ठीक है। इधर है बेटा P नॉट 1 और इधर है P नॉट 2। P नॉट 1 का मतलब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है, और P नॉट 2 का मतलब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पर दूसरे वाले की, ठीक है। चलो अब मैं अगर बोलना चाहूं कि अगर वाष्प दाब इधर है, वाष्प बन गई, सारी चीजों की वाष्प बन गई, तो उसका मोल अंश कितना बचा। अगर सारी चीजें थी इधर, मान लो ये वन है, इस वन की सारी वाष्प बन गई, तो यहां पर सारी अगर वाष्प बन गई तो उसके मोल अंश कितने होंगे। मोल अंश का मतलब क्या होता है, विलय की या विलायक की मात्रा। अब वो सारी मात्रा किसमें बदल गई, वाष्प में। तो अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, x1 बराबर क्या होगा 0। समझ में आया। तो यहां पर x1 का मतलब क्या है, विलय के मोल अंश कितने हैं 0। अच्छा अगर यहां पर विलय के मोल, एक चीज के मोल अंश 0 है, तो ये वैल्यू अगर आगे जाती जाएगी आगे जाएगी, तो यहां पे उसका मैक्सिमम मान होगा। ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, यहां होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और यहां क्या होता है 1, 2, 3 और 4। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यहां पर ये एक ग्राफ बनता है। समझ में आया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4। पर याद करो x1 या x2 हो, इनकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है 1, यानी 1 से ज्यादा नहीं होगी। अभी कितनी है 4। पर अगर मैं बोलूं x1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर 1, कब होगी x1 की वैल्यू 1, जब x2 कितना हो 0। आया समझ में पक्का। अब मैं बोलूं कि x2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगी, जब x1 कितना हो 0। वापस बता रहा हूं, एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है 0। मैं बोलूं सबसे ज्यादा बड़ा मान कितना हो सकता है 1, और x1 का एक मान कब हो सकता है, जब x2 कितना हो 0। और x2 का मान 1 कब हो सकता है, जब x1 का मान कितना हो 0। समझ में आया। तो इधर देखना, x1 यहां 0 है, तो यहां x1 की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 बराबर कितना हो जाएगा 1। यहां x1 कितना है 0, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी 1। अच्छा यहां x1 0 है, तो x2 कितना होगा 1। किसको समझ में आ गया कि एक चीज 0 है तो दूसरी क्या होगी 1। अच्छा यहां पर x1 0 है, x2 मैं पूछूंगा वो बताएगा, और बताएगी ये चश्मा वाली गुड़िया 1 ही होगा। x1 1 है तो x2 कितना होगा 0। कितना होगा बेटा 0, क्योंकि एक की वैल्यू फुल जब होगी तो दूसरा क्या होगा 0। तो यहां पर मैंने कर दिया 0। समझ में आया। मैक्सिमम का ग्राफ कैसे बनता है, सर बीच में से लाइन खींच दो, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैं बोलता, अब ध्यान से समझते जाना, x1 उधर जा रहा है तब किसकी वैल्यू बढ़ती जा रही, x1 की वैल्यू बढ़ती जा रही, और वाष्प दाब क्या होता है बढ़ता जा रहा है। यानी अगर मैं ये ग्राफ बनाना चाहूं, ये ग्राफ बनाना चाहूं, इस ग्राफ का मतलब क्या है, कोई बता सकता है इस ग्राफ का मतलब क्या है, किसी को समझ में आया थोड़ा बहुत।
कि एक पॉइंट जब x2 की वैल्यू फुल है उसी टाइम x1 अगर फुल है तो उसकी वाष्प दाब भी क्या होगी, फुल। उस टाइम पे x1 कितना होगा, 0। समझना, वापस बता रहा हूं। मैंने बोला एक डिब्बा है, ठीक है, ये डिब्बा है, इसके अंदर दो चीजें हैं पर एक चीज बिल्कुल है ही नहीं। दो चीजें हैं पर एक है ही नहीं, मतलब पागल बना रहा हूं तुमको। इसके अंदर एक ही चीज है तो उसकी वाष्प दाब कितनी होगी, P1। P1 बोल सकता हूं। अच्छा, जिस टाइम उसकी वाष्प दाब होगी उसकी मात्रा भी तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, उसकी मात्रा कितनी होगी, समझ। ये डिब्बा, इस डिब्बे के अंदर एक ही चीज है, उसी की वाष्प दाब है, तो उसकी वाष्प दाब की अगर वैल्यू टॉप पे है तो उसकी मात्रा क्या होगी, उसी की मात्रा होगी। दूसरी मात्रा क्या होगी, 0। ये चीजें तो बताना अच्छा, मैंने शुरू में उल्टा बता दिया। शुरू में मैंने बोला कि वाष्प दाब थी तो इसका मान 0 था, ये बोला था ना मैंने शुरू में। अब वापस समझना, सॉरी, ठीक है। ये एक डिब्बा है, इसके अंदर कोई वैल्यू है, मतलब या कोई चीज है वो भरी हुई है, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है तो मात्रा भी उसी की होगी। मैंने बोला गैस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 0। ऑक्सीजन का वाष्प दाब कितना है, 0। तो इसके अंदर वाष्प दाब किसकी है, सर हाइड्रोजन की है। मात्रा भी किसकी है, सर हाइड्रोजन की। यानी इसके अंदर वाष्प दाब का फुल वैल्यू, वाष्प दाब की फुल वैल्यू किसकी है, 2 की। तो यहां पर वैल्यू भी किसकी होगी, 2 की, हाईएस्ट। और इसके बीच में ग्राफ कैसे खिंच जाएगा, ऐसे। अब इसको साइड में लेके बताता हूं मैं, ठीक है, देखना बेटा। ये है मान लो यहां पर 0 और या इधर नीचे लिख रहा हूं x1 की वैल्यू। तो जब x1 ज्यादा होगा तो उसकी वाष्प भी क्या बनेगी, ज्यादा। x1 अगर मान लो 1 है, x1 कितना है, 1, तो x2 कितना होगा बेटा, सर x2 कितना होगा, सर 0 होगा। कितना होगा, 0। तो x1 की वैल्यू बढ़ रही है, इसके साथ ही उसकी वाष्प भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यहां पर उसकी वाष्प होगी, वो क्या होगी, P1। अच्छा, सिर्फ केवल x1 है तो इसको क्या बोल सकता हूं, P01। ये चीज समझ में आई, पक्का। जिसके समझ में बिल्कुल नहीं आया वो हाथ खड़ा करो, क्योंकि ग्राफ पूछता है बेटा आदर्श विलियन का। ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, फिर बिल्कुल 0 से समझाऊंगा। एक हर्षित, चलो। यहां ये सिर्फ एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर सिर्फ चीज है 1। क्या है, 1। तो इसकी वाष्प भी किसकी होगी सर, सिर्फ P1 की। और ये P1 ही किसके बराबर होगा सर, P01 के। ये चीज पहले भी पढ़ रखी है, मतलब यहां पर क्या होगा, P01। अच्छा सर, इसके अंदर सिर्फ एक चीज है 1, तो यहां पर मोल अंश भी किसके होंगे सर, 1 के। और वो कितने हो सकते हैं सर, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं है तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है सर, 1। अब समझ में आया, पक्का। तो ये जो नीचे है वो है x1 और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1। और कहां है, यहां है। यहां पर x1 की वैल्यू कितनी होगी सर, अगर यहां 1 है तो यहां पे तो सर 0 होगी ना। तो जैसे x1 की वैल्यू बढ़ती गई सर, वैसे वाष्प दाब की आउटपुट क्या होता गया सर, बढ़ता गया। और इन दोनों के बीच में सर मैंने ऐसे ग्राफ खींच लिया। अब आया समझ में, नहीं आया क्या, अरे ये लाइन बताना चाह रही है कि दोनों अपनी पीक वैल्यू पे है। यहां पर x1 भी अपनी पीक वैल्यू पे है, और जिस टाइम x1 पूरा होगा उसी टाइम तो सिर्फ उसी की वाष्प दाब होगी बेटा। कैसे, एक ही ग्राफ होता है कि जिंदगी के अंदर दूसरे ग्राफ देखे ही नहीं। अच्छा नहीं सर, एक सर हमने तो ऐसा ही ग्राफ देखा, इसके अलावा तो ग्राफ जिंदगी में होते ही नहीं। बेटा ये ग्राफ अलग चीज को दर्शा रहा है, वो ग्राफ अलग होते हैं। ये ग्राफ किसको दर्शा रहा है, मैंने 4 बार तो बोल दिया। ये ग्राफ दर्शा रहा है, ध्यान से देखो, ये ग्राफ दर्शा रहा है कि जब x1 की वैल्यू फुल हुई, पहले x1 0 था, अगर x1 है ही नहीं तो उसकी वाष्प दाब होगी क्या बेटा, इस बोतल के अंदर कुछ है ही नहीं तो इसकी किसी की वाष्प बनेगी क्या, नहीं। जैसे जैसे इसके अंदर x1 की वैल्यू बढ़ती गई, इसकी वाष्प दाब भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी x1 बढ़ रहा है उस टाइम वाष्प दाब भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सर x1 अपने फुल मान पे चला गया, और फुल मान कितना होता है सर, 1। अब आया समझ में सर, अगर ये इसके फुल मान पे चला गया और x1 1 था, उसी टाइम इसकी फुल वैल्यू क्या होगी, P01। उस टाइम इसकी सारी वाष्प दाब बन चुकी होगी। अब आया समझ में, पक्का। अब देखना इसी को दूसरे वे में, अगर यहां पर x2 कितना होगा, अब ये x2 का यानी दूसरा डिब्बा है, इस दूसरे डिब्बे के अंदर सिर्फ क्या है, x2, यानी x1 कितना है सर, 0 है, तो x2 कितना होगा सर, 1 के बराबर। समझ में आया, इसकी हाईएस्ट वैल्यू किधर हो सकती है, तो यहां हो सकती है, यानी x कितना है, 2 है ना, तो x2 कितना होगा, 1, तो x1 कितना होगा सर,
x1 कितना होगा सर? 0। समझ में आया क्या? x2 सॉरी, x2 क्या होगा यहाँ? 0। और x2 यहां पर कितना होगा? हाईएस्ट वैल्यू 1। और ऊपर क्या होगा यहाँ पर? p नॉट सॉरी p नॉट 2। समझ में आया? अच्छा, दोनों की हाईएस्ट वैल्यू का ग्राफ कैसे खींचूंगा सर? ये रहा। ये लाइन किसको बता रही है सर? जब x2 अपनी पीक वैल्यू पे था उस टाइम इसकी वाष्प दाब भी क्या थी? इसके पीक वैल्यू पे थी। समझ में आया? अब इन दोनों ग्राफ को बेटा मैंने कुछ नहीं किया और मर्ज कर दिया। क्या किया बेटा? छोटा रह गया। अब समझे? अब अरे यार, चलो थोड़ा बिगाड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर x1 कितना है? 1। x2 कितना है? 0। यहां पर x1 कितना है? 0। x2 कितना होगा? 1। समझ में आया? यही तो ग्राफ बनाया था बेटा मैंने। कहां गया? ये रहा कि यहां पर x1 कितना है? 0। तो x2 कितना होगा? 1। यहां x1 कितना है? 1। तो x2 कितना होगा? 0। जब x2 अपनी पीक वैल्यू पे होगा उस टाइम कौन पीक पे होगा? उसी की वाष्प दाब। और जब x1 इसकी पीक वैल्यू, पीक का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू, तो जब x1 इसकी हाईएस्ट वैल्यू पे होगा तब इसके p1 का मान भी क्या होगा? हाईएस्ट होगा। समझ में आया अब? पक्का? और ये बीच वाली लाइन किसको दर्शा रही है ये बताओ मुझे। तो क्या लिख रहा हूं? बराबर ही है ना? मेरे थोड़ी गलत बन गई। तो ये बता रही है बेटा P1 प्लस PQ, यानी P कुल को बता रही है। किसको बता रही है? P कुल बराबर क्या होगा? P1 प्लस, यानी अब वापस याद करो, पीछे गए थे, थोड़ा सा याद करना। एक डिब्बा था, इसके अंदर कोई वाष्प थी, फिर अपन ने दूसरा डिब्बा लिया, फिर उसमें कोई वाष्प थी, इन दोनों को मिला के अपन ने तीसरा डिब्बा लिया, उसके अंदर एक ही वाष्प दाब भी थी और बी की भी थी। मैंने पूछा क्या बेटा दोनों का मान बढ़ेगा क्या? आपने क्या बोला था? बढ़ेगा। मान नहीं बढ़ेगा। इसका मान अगर 5 था, इसका मान भी 5 था, तो इसका हाईएस्ट मान कितना आ सकता है? 5 आ सकता है। देख लो, इस ग्राफ से पता चल रहा है बेटा कि इसका हाईएस्ट मान पी नोट 1 और पी नोट 2 के शुद्ध मान से कभी ऊपर नहीं जाएगा। और शुद्ध मान कितना होता है? ये इधर ये रहा, देखो ये शुद्ध मान कितना था? पी नोट 1। ये कितना था? पी नोट 2। यहां क्या था? P1 प्लस P2। शुरुआत में वो डाल्टन का नियम पढ़ाया था, उस टाइम था। ये है आदर्श विलयन का ग्राफ। अब भी नहीं समझ में आया तो बढ़िया, बना लो ये ग्राफ। ग्राफ बस चलिए, आदर्श विलयन ही तो चल रहा है, उसका ग्राफ है, यही है। ये ग्राफ भी है ना, एक बार इधर देखना बेटा, ये ग्राफ भी है ना राउल्ट के नियम की पालना कर रहा है। राउल्ट के नियम ने क्या बोला था कि P1 समानुपाती किसके होना चाहिए? x1 के। तो यहां पर P1 कितना है कोई बता सकता है क्या? P1 वहां टॉप पे, तो यहां कितना होगा? P1 0। P1 भी 0 और x1 भी कितना है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। देखो x1 बढ़ता जा रहा है तो P1 भी कितना होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यही तो राउल्ट का नियम था और ये पालना कर रहा है, इसी वजह से क्या है? आदर्श। अब समझ में आया? उतार लो बेटा। इस ग्राफ को जब जब समझाता हूं ना, जब जब मेरा माथा फटता है। और बड़ा बाम की जोर ना आवे, दो फांगड़े यूं खांचनी, दो यूं खांचनी और एक ही लाठी पटकनी बस, और एक ऊपर बक्सो बनानो एक।
रजनी कल नहीं आई तू? फिजिक्स का टेस्ट दिया? कितने आए? 5 नंबर। केमिस्ट्री का कब है? तुम दोनों का भी होगा। टेस्ट 15 को पढ़ लेना, नहीं समझ में आए कोई क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है, पर पढ़ के जरूर आना। 90 प्लस टारगेट कौन लेके बैठा है कि 90 प्लस निकालना है? नवीन कई चीज के लिए हाथ नहीं नीचे रखे कौन? इन्हें पूछ ले ट्यूशन कौन कौन या कोचिंग कौन कौन जाओ, नवीन एक लो मरपा के लिए तैयार हो, एक भी जनो हाथ खड़ोने की तो बात। अब की बार महेंद्र जी खड़ो कराओ मत कर, ठीक है? यहाँ पर की बार महेंद्र जी की फोटो मेल दे ए जाओ। अब है अनादर सिविलियन। अनादर सिविलियन है ताको होमवर्क कर ले हो, ये सबका कहीं करना उल्टा। लास्ट क्या लिखा था तुमने? एंथैल्पी में परिवर्तन लिखा था ना? एंथैल्पी में परिवर्तन लिखा था ना? देखो वापस बता देता हूं। पहला पॉइंट क्या था? इधर देखो, पहला पॉइंट क्या था? P1 बराबर P01 और X1, ठीक है? ये तो क्या था? आदर्श। तो अनादर्श क्या हो जाएगा? P1 नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा? P01 और X1 के बराबर होगा तो आदर्श, नहीं हुआ तो? अच्छा, ये क्या है? राउल्ट का नियम। तो इधर तो अपन क्या लिखेंगे? राउल्ट के नियम की पालना करता है, उधर नहीं करता। तुम्हारा होमवर्क है ये सबका, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या था? बल क्या होता है? बराबर, इधर क्या लिखोगे? नहीं होता, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या लिखा था तुमने? डेल्टा वी का मान किसके बराबर होगा? 0। इसके अंदर क्या लिखोगे? डेल्टा वी का मान किसके बराबर होगा? नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा तुमने? एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0। इधर क्या लिखोगे? डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0। क्या हो गया? पक्का? चलो।